बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर बीएड का। ये आपकी A1 सीरीज़ है और इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही आंसर मैं बताने वाला हूँ जो कि सभी क्वेश्चंस के लिए आपका उपयोगी होगा। तो सभी जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति से, वो सारे क्वेश्चन एक ही आंसर से जो है सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, चाहे वो लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर कर दें वीडियो को अपने मित्रों के साथ में। तो पहला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं और शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा, फिर एक आंसर आपको सटीक आंसर जो है प्रोवाइड करूंगा। उस आंसर को आप जो है नोट कर सकते हैं या तो आप सुन के आप याद कर सकते हैं, जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ दूसरा आपका क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जो एक अज्ञात परिभाषाएं हैं उनमें से कौन सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है? तो मतलब कई परिभाषाएं, जैसे कई वैज्ञानिकों द्वारा दी गई कई परिभाषाएं हैं, उनमें से कौन सी आपके हिसाब से अच्छी है, सर्वाधिक स्वीकार्य है, वो आपको बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन आया था कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो शिक्षा की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो अगला आपका जो क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, वो आपका बन सकता है, शिक्षा के अंग अथवा घटकों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा के कितने अंग हैं और उनके कितने घटक हैं, उनका आपको उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे देख सकते हैं। ये हमारी A1 सीरीज़ है जो कि आपके सम्मुख है। तो A1 सीरीज़ से आपका जो है हम क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं और एक आंसर मात्र आपको बताएंगे। अगर वो आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए शिक्षा को औपचारिक अनौपचारिक प्रकारों का वर्णन कीजिए। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के विषय में आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है वो कौन सा है? तो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिखाई देंगे। औपचारिकत्व और निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताएं, मतलब वही है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे उनकी विशेषता आपको लिखनी है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, चलिए दिखाता हूँ मैं। यहाँ बन सकता है मानव शिक्षा के मानव जीवन में कौन कौन से कार्य, मतलब मानव जीवन में शिक्षा का उपयोग क्या है, मेन ये पूछा जा रहा है। और राष्ट्रीय जीवन में इसका कार्य क्या है शिक्षा का, वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो चलिए और आपका क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षा के त्रिध्रुवीय पक्ष का विवरण दीजिए। मतलब शिक्षा जो है 3 ध्रुवों में है, उसका आपको वर्णन करना है, कैसे है वो मैं आपको आगे सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर एक ही प्रोवाइड कराऊंगा, बट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ जो लघु और अति लघु प्रश्न हैं, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा विज्ञान क्या है, कला क्या है, बिल्कुल सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। शिक्षा के संकीर्ण और व्यापक अर्थों में अंतर, मतलब शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ है और व्यापक अर्थ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के बीच अंतर है, वो आपका भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए मैं आपसे अभी और क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया का स्पष्ट कीजिए। सेम क्वेश्चन। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का सहज, समंजस और प्रगतिशील विकास है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है और इसका आलोचनात्मक विवेचन आपको देना होता है। तो इसके बाद आता है दूसरा चैप्टर। तो चलिए आप अपने आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में आपका अगर बात की जाए शिक्षा के अर्थ की, तो साथियों आपको लिखना किस प्रकार से वो आप समझ लीजिए, बकाया आप जो है बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। तो अगर शिक्षा का अर्थ की बात की जाए तो शिक्षा का अर्थ
जो है वो शिक्ष धातु से शिक्षा मिलके बना है। शिक्ष धातु से जिसका अर्थ होता है साथियों सीखना या सिखाना। मतलब समाज में जब भी हम कभी भी कुछ चीज़ें सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं तो वो हमारी शिक्षा कहलाती है। शिक्षा में मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ज्ञान, पाठ्यचर्या का विषय और व्यवहार में परिवर्तन। तो ज्ञान का मतलब भी शिक्षा होता है, पाठ्य चर्चा का विषय जो है वो भी हमारा शिक्षा ही है, और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही हमारी शिक्षा, इससे भी हमारी मिलती है। ये 3 तत्वों से हमारी शिक्षा मिलती है। इसके बाद बात करते हैं समाज, व्यवहार, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा करना। तो जैसे आप समाज, व्यवहार, संस्कृति, सभ्यता की आप रक्षा करके कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं वो हमारी शिक्षा कहलाती है। तो चलिए अरस्तू के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा वो क्या होगी। तो शिक्षा से अरस्तू का जो तात्पर्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं: शिक्षा से हमारा तात्पर्य, शिक्षा मनुष्यों को शारीरिक प्रवृत्ति से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो अरस्तू के अनुसार, अरस्तू का कहना है भैया शिक्षा जो है मनुष्य को शारीरिक प्रवृत्ति से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो आपकी मनुष्य के विकास की और शिक्षा व्यक्ति की नैसर्गिक और नैतिक समाज की शक्ति के बीच की क्रिया है। मतलब जो भी आपका नैसर्गिक और भौतिक और सामाजिक शक्ति होती है उसके बीच की जो क्रिया होती है वही हमारी शिक्षा की प्रक्रिया होती है मानव जीवन में। तो चलिए शिक्षा का मानव जीवन, एक स्टेटमेंट आपका आता है शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया, ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है, आंसर में अपने लिखना होता है। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि आपको जो है शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें लिखनी होती हैं। ये हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप जो है जब विस्तृत फॉर्म में लिखेंगे, अच्छे से विस्तृत फॉर्म में लिखेंगे तो आपके आंसर जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप लिख के ट्राई करिएगा। तो चलिए अगर बात करते हैं शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये इसका अंग्रेजी जो होता है वो होता है आपका एजुकेशन, जो कि एडुकेटम, एडुकेयर और एडुकेयर से बना है, एडुसर, एडुकेयर से बना है। तो इंग्लिश वर्ड जो होता है एजुकेशन होता है, और जिसका जो है एजुकेटम, एजुकेटर, केयर और एजुकेसर से बना है। एजुकेटम का मतलब होता है साथियों शिक्षित करना, एजुसर का मतलब होता है आगे बढ़ना, और एडुकेयर का मतलब हो बाहर निकलना। मतलब आपको शिक्षित करना है, फिर आगे बढ़ते जाना है और उसके बाद बाहर निकल जाना है। यही हमारी प्रक्रिया है शिक्षा की। तो चलिए बात करते हैं संकुचित अर्थ। अगर शिक्षा को संकुचित अर्थ में बात किया जाए तो संकुचित अर्थ में हमारी विद्यालयी शिक्षा, जो विद्यालयी शिक्षा होती है वो हमारी उसकी संकुचित अर्थ में आती है। तो बात करते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो शिक्षा बिल्कुल हमने अभी आपको बताया जो कि जीवन पर्यंत चलती है, हमारे जन्म से लेते हुए हमारे मृत्यु तक जो है शिक्षा चलती है। हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं, और कई वैज्ञानिकों का मत है, कई जो भी वैज्ञानिक हैं उनका मत है कि जो बालक होता है वो गर्भावस्था से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, गर्भावस्था से ही जो है उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। चलिए बात करते हैं टेरमेंट की। तो टेरमेंट ने क्या कहा था? टेरमेंट कहा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका विकास क्रम जो मनुष्य की भौतिक और सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया से जो है विकास का क्रम जो है मनुष्य की भौतिक और सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनता है। चलिए बात करते हैं जे.एस. मैकेंज के अनुसार जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो वीडियो के साथ आप नोट्स को बना सकते हैं, क्योंकि सभी जो बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है चारों सब्जेक्ट की आपको जो है सारे चैप्टर्स आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आपको बेहतरीन ढंग से जो है सारी चीज़ें तैयार होने वाली हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो एडिसन के अनुसार बात की जाए तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य निहित शक्तियों को प्रदर्शित करती है। मतलब शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं उनके प्रदर्शन का माध्यम भी है, उनके प्रदर्शन का माध्यम भी है। मतलब उनका जो उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं उन्हें प्रदर्शित भी करता है। चलिए बात करते हैं प्लेटो की। तो प्लेटो जो थे वो उनके अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है वो अच्छी आदतों द्वारा मनुष्य में सद्गुणों का विकास करना। जो अच्छी आदतें होती हैं उनके द्वारा जो है मनुष्य की आदतों में जो है आपको
सद्गुणों का जो विकास होता है, मतलब अच्छी आदतों द्वारा जो मनुष्य के सद्गुण होते हैं उनमें विकास करना ही हमारी शिक्षा कहलाती है प्लेटो के अनुसार। चलिए बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार जो है वो है स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करता है। मतलब स्वस्थ कोई शरीर है, कोई बॉडी है, कोई शरीर है, कोई मनुष्य है, स्वस्थ है भाई, तो स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन में ही हमारी विद्या आती है। तो ये हमारे अरस्तु जी का कहना था। चलिए आगे बात करते हैं रूसो की। तो रूसो ने क्या कहा था? तो रूसो ने कहा था कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियाँ विद्यमान हैं, व्यक्ति के अंदर जितनी भी शक्तियाँ विद्यमान हैं उनकी जो अंतर्निहित अभिव्यक्ति, मतलब उन शक्तियों को बाहर निकालना और प्रदर्शन करना ही हमारी शिक्षा कहलाती है रूसो के अनुसार। चलिए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा पे अपना कॉन्सेप्ट दिया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। सेम कॉन्सेप्ट कि मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित अभिव्यक्ति पूर्णता, मतलब जो भी उसके अंदर गुण है, जो भी उसके अंदर शक्तियाँ हैं, उसे बाहर प्रदर्शित करना ही हमारी शिक्षा कहलाती है। चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का विकास ही शिक्षा है। मतलब जो मानव होता है, कोई मान लीजिए आप हैं, आपके शरीर का विकास, मन का विकास, आत्मा का विकास उनमें जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, उनका विकास ही हमारी शिक्षा कहलाती है। चलिए बात करते हैं आगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें सूचना ही नहीं देती, सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें सूचना तो नहीं देती साहब, जो हमें बताती तो नहीं है, लेकिन वो सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब संसार से हमारे जीवन का सामंजस्य जो है स्थापित करती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। चलिए ये कुछ परिभाषाएं थी जिन्हें आप नोट्स कर सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसकी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं शिक्षा की अवधारणा की। तो शिक्षा की अवधारणा की बात की जाए तो शिक्षा की अवधारणा मानव विकास का प्रयास। तो मानव विकास का प्रयास हमारे शिक्षा की पहली अवधारणा होती है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लीजिए डायरेक्ट, भाई शिक्षा की अवधारणा आप बताइए कि शिक्षा की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपको किस प्रकार से इस प्रश्न को लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा की अवधारणा के इस प्रश्न को किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से लिखना है, मानव का विकास का प्रयास, ऐसे पहली हेडिंग बना देनी है। लिखना है आपको शिक्षा की अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं। आपको हेडिंग में लिखना है मानव विकास का प्रयास, लिख के आपको हेडिंग बना देना है और इसके अंदर लिखना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें मानव का विकास होता है, मानव के विकास का प्रयास किया जाता है शिक्षा में। ये ऐसी एक लाइन आपको लिख देनी है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण कार्य, तो प्रशिक्षण कार्य आपको हेडिंग बनाना है और लिखना है उसके अंदर कि शिक्षा के माध्यम से हमारा प्रशिक्षण कार्य होता है। इसके बाद ऐसे ही मार्ग प्रदर्शन करना। तो मतलब आपको अगर लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा की अवधारणा आपको बताइए, तो आप इन सभी को हेडिंग के तौर पे बना देंगे। अगर शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाए तो यही सभी आपको लिख देने होंगे। तो चलिए और बात करते हैं इसकी अवधारणा। तो समग्र अभिवृद्धि है। तो मतलब शिक्षा से समग्र अभिवृद्धि, मतलब समग्र अभिवृद्धि का मतलब क्या हुआ आपका? जैसे शिक्षा है तो शिक्षा से हमारे जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसके द्वारा जो हमारी वृद्धि होती है वही हमारी समग्र अभिवृद्धि कहलाती है। तो शिक्षा के माध्यम से ही ये होता है। इसके बाद व्यवहार का रूपांतरण, मतलब व्यवहार है, व्यवहार का परिवर्तन। जैसे पहले क्या था कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे समझिए कि जैसे आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपने भैया पढ़ाई की, आपने शिक्षा ग्रहण किया तो पहले जो है आपका बात करने का तरीका कुछ और था। जब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो आपके बात करने का तरीका अच्छा हो जाता है, तो वही हमारी व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं अज्ञानता से मुक्ति। मतलब आप अगर अज्ञान है, मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपने शिक्षा ग्रहण की तो आप ज्ञानी हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात 100% सही है। इसके बाद बात करते हैं एक उत्पाद के रूप में शिक्षा बिल्कुल एक उत्पाद के रूप में भी देखी जाती है। इसके बाद व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव। तो व्यक्ति पर जो पर्यावरण का प्रभाव है वो भी आपका पड़ता है शिक्षा के माध्यम से। मान लीजिए शिक्षा अच्छे इन्वायरमेंट में है तो आप अच्छे इन्वायरमेंट में हो जाएंगे, और ख़राब इन्वायरमेंट में है तो आप ख़राब इन्वायरमेंट में हो जाएंगे। वो वातावरण का भी इफेक्ट आपकी शिक्षा पर पड़ता है बिल्कुल।
चलिए बात करते हैं अगर शिक्षा के घटकों की। तो शिक्षा के कौन कौन से घटक हैं जिनके द्वारा जो है शिक्षा जो है दी या ली जाती है। तो बिल्कुल आपका पहला घटक हो जाएगा विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा आपका शिक्षण तकनीक और पांचवा आपकी सामाजिक पर्यावरण। तो अगर बात की जाए शिक्षक की, शिक्षार्थी की, तो बिल्कुल जिसको भी शिक्षा ग्रहण करना है वो हमारा शिक्षार्थी कहलाता है। जो शिक्षा हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा जो घटकों में बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक वह माध्यम होता है जिसके द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। मतलब कुछ भी चीज़ें आप सीखते हैं तो एक शिक्षक के माध्यम से ही आप जो है शिक्षा में कुछ भी चीज़ें आप सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम का मतलब आपका स्कूली शिक्षा से होता है जिसका पाठ्यक्रम एक निश्चित होता है। तो आप जैसे 6th क्लास में, 7th क्लास में है या फिर आपने कुछ भी कर रखा है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम है हमारा पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। इसके बाद शिक्षण तकनीकी। तो आपका शिक्षण तकनीकी का मतलब ये हुआ कि आप किस तकनीक के द्वारा जो है शिक्षण कार्य कर रहा है वही हमारी टेक्निक कहलाती है। और सामाजिक पर्यावरण कि आपका सामाजिक पर्यावरण कैसा है, आपके आसपास का जो समाज है वो क्या सोचता है शिक्षा के। चलिए बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। तो शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मुख्यतः 3 शिक्षा के प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही ये अगर क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी में आया तो आपको बेहतरीन ढंग से सभी के डिफरेंस को लिखना होता है। अगर आपसे शॉर्ट आंसर में आए तो आप जो है सभी के पॉइंट्स को लिख के भी उस आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है। वह शिक्षा जो कि निश्चित नियम के अनुसार होती है, निश्चित स्थान पे होती है, निश्चित समय पे होती है और विषय सामग्री भी इसकी निश्चित होती है, वो हमारी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जिसमें आपकी विद्यालय की शिक्षा, लाइब्रेरी की शिक्षा, चिड़ियाघर की शिक्षा, संग्रहालय की शिक्षा और आर्ट या गैलरी की जो हमारी शिक्षा होती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं और बेहतरीन अपने जो है मत को दे सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। मेरा मोटिव सिर्फ आपके माइंड में वर्ड की डेवलप करना है जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकें। आप इस की को आप लिख सकते हैं और उसके बाद जो है अपने आंसर्स को आप जब बनाएंगे, बैठ के अकेले बनाएंगे तो बेहतरीन अपना आंसर बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। मुक्त शिक्षा होती है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, ना तो इसका नियम फिक्स होता है, ना तो इसका स्थान फिक्स होता है, ना समय फिक्स होता है, ना ही इसकी कोई सामग्री फिक्स होती है, ना तो पाठ्यक्रम कोई भी फिक्स होता है और ये मुक्त होती है। और कोई निश्चित कार्यक्रम इसका भी जो वस्तु समाज से प्राप्त नहीं होता है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या है कि कोई जैसे वस्तु है या फिर समाज है उसका जो अनुभव होता है जो भी हम सीखते हैं उसके द्वारा उसी अनुभव का आदान प्रदान या क्रय विक्रय या शिष्टाचार हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। चलिए बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। साथियों, निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच की एक स्थिति होती है जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें बंधन और खुलापन, मतलब इसमें ना तो कोई बंधन होता है ना ही कोई खुलापन बहुत ज़्यादा होता है निरौपचारिक शिक्षा में। बात करते हैं औपचारिकेतर शिक्षा। इसी शिक्षा को औपचारिकेतर शिक्षा भी कहा जाता है। इसमें मेन मोटिव होता है स्वतः सीखना, मतलब आप जो भी चीज़ें स्वतः सीखते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, वो हमारी शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा को लचीला बनाना और विकेंद्रीय, मतलब जो भी विकेंद्रीय हैं, विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, ये हमारी जो है निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। सेल्फ स्टडी आप कह सकते हो इसको, कि जो शिक्षा हमारी सेल्फ स्टडी के द्वारा प्राप्त होती है वो हमारी निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अगर अभी तक आपने नोट्स को नहीं बनाना स्टार्ट किया तो आप हमारे इसको नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मानव विकास में शिक्षा की प्रमुख कार्य। तो मानव विकास में शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं वो है आपका पहला हो सकता है आगामी जीवन के लिए तैयार करना। बिल्कुल, आगामी जीवन के लिए तैयार करना, व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, जन्मजात शक्तियों का विकास करना, व्यक्ति का सामाजिक
करण करना, आत्मनिर्भर बनाना व्यक्ति को, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसे व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्रदान करना, और इसके बाद अंधविश्वासों से इसको बचाना, और संस्कृति की रक्षा करना, और सामाजिक भावना का विकास करना। अगर ये क्वेश्चन साथियों आपसे दीर्घ उत्तरी में आ जाए तो आप इन सभी को हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं हर एक के अंदर कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करती है। बस इतना लिख देंगे, आपका 2 लाइन हो जाएगी। इसी प्रकार चरित्र का विकास, शिक्षा हमारे चरित्र का विकास करती है। इस प्रकार से आप इसको हेडिंग के तौर पे लिख सकते हैं। अगर लघु उत्तरी में आपका आ जाता है तो आप इसी प्रकार से पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। तो राष्ट्रीय जीवन में क्या क्या शिक्षा के कार्य होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो देश का विकास करना हमारा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य। दूसरा आपका समाज की भावना की जागृति करना। तीसरा राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, और इसके बाद कर्तव्य परायण बनाना, और इसके बाद सामाजिक सुधार, मतलब सामाजिक सुधार करना और योग्य नागरिक का निर्माण करना। ये हमारी राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य, जो भी हमारे राष्ट्र के जीवन में जो शिक्षा का कार्य है ये मुख्यतः उसके कार्य हैं। बात करते हैं शिक्षा के त्रिध्रुवीय पक्ष। तो शिक्षा के त्रिध्रुवीय पक्ष कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं जॉन एडम की। तो जॉन एडम के अनुसार शिक्षा जो है वो 2 ध्रुवीय है। इसके 2 पोल होते हैं, एक शिक्षार्थी और दूसरा शिक्षा। शिक्षार्थी और शिक्षा के माध्यम से जो है शिक्षण कार्य होता है, ये जॉन एडम का कहना है। इसके बाद जॉन डीवी का क्या कहना है, भैया शिक्षा जो है वो 2 ध्रुवीय है। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक के बीच शिक्षण कार्य होता है, एक दूसरे को सीखते और सिखाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न ने बताया भैया शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय है। इसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, तो शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये तीनों निर्धारित होने चाहिए। ये तीनों के होने से ही शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके बाद सिखाने वाला, सीखने का साधन और सीखने की सामग्री, इन 3 चीज़ों से जो है हमारे शिक्षण कार्य जो है आसानी से हो सकता है। ये था आपका पहला चैप्टर। आई होप आपने जो है पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो को आपने एंजॉय किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।